speaks about integral control using slide mode control. तो अभी तक जो हमने स्लाइडिंग मोड कंट्रोल की बात की है उसमें सारा गोल ये था कि वी आर लुकिंग एट स्टेबलाइजेशन प्रॉब्लम. स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि मेरे पास सिस्टम के अंदर अगर दो वेरिएबल्स हैं x1 x2 तो आई शुड बी एबल टू ब्रिंग x1 एंड x2 टू ज़ीरो. अगर मेरे पास सिस्टम है जो कि ज़्यादा बड़ा है और फिर मैंने उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो मेरे पास वेरिएबल्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एटा एंड सी. और एटा विल बी ए सिस्टम जो कि बेसिकली इंटरनल डायनामिक्स कहलाता है. और हम जाके ये चेक करते हैं स्ट्रेट वे पहले कि क्या वो जो एटा सिस्टम है जो कि नॉन कंट्रोलेबल पार्ट है उस सिस्टम का इन नॉर्मल फॉर्म, क्या वो मिनिमम फेज है. अगर वो मिनिमम फेज है तो हम जाते हैं सी सिस्टम के ऊपर. और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले गुज़श्ता लेक्चर में आपको बताया है कि आपने सरफेस जाके चूज़ करनी है बेस्ड ऑन C1 C2 C3 जितने भी रिलेटिव डिग्रीज के हिसाब से जो भी बन रहा है. और फिर आप अगर ये शो कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है नॉर्मल फॉर्म में मिनिमम फेज है उसका जो इंटरनल डायनामिक्स या जीरो डायनामिक्स वो है मिनिमम फेज है, तो आपका सारा गोल है टू जस्ट डिज़ाइन ए सरफेस एस जिसके अंदर वो C1 C2 C3 जितने भी अप टू द रिलेटिव डिग्री वो उसके अंदर K1 K2 वगैरह फंक्शंस जिस तरह अभी लेक्चर में आप डिस्कस किए थे. तो दो प्रॉब्लम सिंपल बात की हमने. वो ये कि या तो x1 x2 x3 का सिस्टम हो सिंपल और उसके अंदर आप जाके सरफेस चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू, और उसमें x1 भी इन्वॉल्व होगा x2 भी होगा x3 भी होगा. सिमिलरली नॉर्मल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू C1 C2 C3 होगा अप टू रिलेटिव डिग्री. फिर हम सिस्टमेटिकली जाके ये चेक करते हैं कि उस सरफेस को हमने स्विच करना है, उस सरफेस की मदद से स्विचिंग कंट्रोलर यूज़ करना है. तो वील हैव टू गो एंड फिगर आउट द गेन बेटा जिसको हमने शो किया. बेटा के लिए हम जाके कंडीशंस देखते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, किस रेंज के अंदर चेंज हो रहे हैं. हम जाके उनका एक मैक्सिमम वैल्यूज़ वर्स्ट के सिनेरियो चूज़ करते हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज का कैलकुलेट करते हैं. अकॉर्डिंगली हम बेटा को इतना बड़ा रखते हैं या हाई गेन इतना हम कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व करते हैं जो ओवरकम कर सके उन तमाम अनसर्टनिटीज़ को. और फिर वो उसको स्विचिंग फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट करते हैं. और सारी गेम ये है कि वी शुड बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन अ सेट विद इन अ रीजन ऑफ अट्रैक्शन. वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रेजेक्ट्रीज का उसको लेके जाएं. पहले हम एक पॉजिटिवली इन्वेरिएंट सेट के अंदर उसको हम कहेंगे शुरू वाले फेज को रीचिंग फेज. Once we are into that set, we have to bring now the trajectories to the boundary layer which is a region across alongside the surface. Or once it is in the surface, we have to show once it's in the boundary layer near the surface, we have to show that the trajectories once enter this particular set never leave it by Lyapunov analysis. और ये सारी हमारी गेम हुआ करेगी. आज जो हमारा इसमें प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का है कि ना सिर्फ मैं स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम को देख रहा हूँ बल्कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक सिस्टम की जो आउटपुट है y इक्वल टू एच एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एच एफ एक्स शुड बी एबल टू ट्रैक ए रेफरेंस. तो y इज माई कंट्रोल आउटपुट एंड आई वॉन्ट इट टू ट्रैक ए रेफरेंस r. अब ये अगर आप थोड़ा सा इस स्लाइड को कंपेयर करेंगे जो हमने लिनियर सिस्टम्स में एक दफ़ा इंटीग्रल कंट्रोल की बात की थी, तो ये तकरीबन उसी तरह की अप्रोच है, उसी तरह की बेसिकली सेट ऑफ स्लाइड्स हैं जो अरेंज किए हैं मैंने, सो दैट इफ़ यू लुक एट द लिनियर सिस्टम्स प्रॉब्लम और लुक एट दिस प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें सिमिलरिटीज़ हों एटलीस्ट फ्लो के हिसाब से. क्योंकि ज़ाहिर सिस्टम्स तो फ़र्क है ना. वो लिनियर सिस्टम था, वहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स और y इक्वल टू सी एंड डी मैट्रिक्स की बात हो रही थी. वहाँ पे के मैट्रिक्स डिज़ाइन हो रहा था यूजिंग पोल प्लेसमेंट. यहाँ पे हम कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे एसएमसी की मदद से. लेकिन प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू इंश्योर दैट आवर आउटपुट या जो कंट्रोल्ड आउटपुट है जिसका हम इंटरेस्ट है जिसका हमारा, वो कंट्रोल्ड आउटपुट y should be able to track a reference. और होना ये चाहिए कि error between that y
and the reference signal should go to 0. तो उस लेक्चर में linear systems के लेक्चर में भी आई थिंक लेक्चर नंबर 15 था probably, या उस लेक्चर के अंदर भी हमारा गोल ये था कि हम एरर को शो करें 0, और एरर वाज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स. नंबर 1 द आउटपुट माइनस द रेफरेंस. ठीक है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, एरर इज आउटपुट. अगर मैं शो कर दूं एरर गोज टू 0, दैट मींस y विल बी इक्वल टू r, और ये सारा गेम. तो हम इसके लिए जो कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, वो हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं. अच्छा, बिफोर वी गो देयर, पहली अजम्पशन तो ये हमारी है कि द एरर कैन बी मेजर्ड, क्योंकि अगर मैं एरर मेजर नहीं कर सकता तो मैं उसको 0 भी नहीं कर सकता. तो ये मेरी अजम्पशन है कि आई कैन मेजर द एरर. इसका ये मतलब है कि आई कैन मेजर y एंड आई कैन मेजर द रेफरेंस. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर स्टेट इक्वेशंस को थोड़ा सा क्विकली देख लें, तो x डॉट इज फंक्शन ऑफ x, इट्स अ फंक्शन ऑफ u, एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ w. w actually is a set of, where w are the variables which are some parameters which are constant and some disturbances which are against constant. Remember कि integral control सिर्फ constant disturbances को manage कर सकता है, या constant parameter changes को वो कर सकता है. ठीक है ना. It cannot handle parameters which are sinusoidally changing or disturbances which are sinusoidal in nature या higher order in nature. तो अभी जो हम चूंकि इंटीग्रल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रल कंट्रोल के अंदर वी आर अज्यूमिंग कि ये जो W है सिग्नल, जो कि एक अनवांटेड सिग्नल है, वो अनवांटेड सिग्नल कांस्टेंट है. नाउ ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा क्या करते हैं कि यू गो एंड फिगर आउट व्हाट इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्योंकि रिमेंबर, अगर मैं 0 के ऊपर स्टेबलाइज नहीं कर रहा हूं, तो देयर ऑलवेज विल बी ए वैल्यू ऑफ कंट्रोल. ठीक है ना. अगर मैं ओरिजिन के ऊपर सिस्टम को नहीं लेके जा रहा हूं, या उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसको नहीं लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि देयर विल ऑलवेज बी ए वैल्यू ऑफ कंट्रोल. क्योंकि कंट्रोल तभी 0 होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा. इसके अलावा कभी भी कंट्रोल 0 नहीं हो सकता. तो आई हैव टू, और इस प्रॉब्लम में है ये कि वी आर फेसिंग ए सिचुएशन जिसके अंदर वी हैव अ सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ some disturbance or some parametric variation, which is constant of course. तो इसका ये मतलब है कि I am going to end up with some x जिसकी steady state value non-zero होगी, और जब वो steady state value non-zero होगी, तो there will be some value of control जिसको हम steady state control कहेंगे. तो we have to go right away and figure out what would be those steady state conditions. अभी हमने control डिजाइन किया नहीं है, लेकिन हम ये जरूर मालूम करना चाहते हैं कि what would be the value of that steady state control, जो कि इंश्योर करेगा कि आपकी जो स्टेट x है वो XSS पे पहुंच गई है. वंस इट इज एट XSS, तो फिर हम आगे की कहानी डालेंगे कि उस XSS और x का जो डिफरेंस है, which will be x delta, उसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं. तो we'll talk about it. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ओके, गो एंड फिगर आउट द स्टेडी स्टेट कंडीशन. तो उसका तरीका ये है कि जो डेरिवेटिव्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको 0 कर दें, आउटपुट को भी 0 कर दें. तो आपके पास यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XSS. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज, कैन वी रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, जो कि बेसिकली एक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है. फॉर दैट मैटर वी हैव टू ट्रैक अ रेफरेंस. कैन वी रिड्यूस दिस ट्रैकिंग प्रॉब्लम इनटू स्टेबलाइजेशन प्रॉब्लम? और जवाब बड़ा सिंपल है, और ये जवाब बेसिकली हमने पहली दफ़ा एड्रेस किया था जब लेक्चर 15 हमने कवर किया था लिनियर सिस्टम के अंदर. तो आई वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू दैट बिफोर यू रीड दीज स्लाइड्स. अगर आपको याद है तो दैट्स वेरी गुड. तो हम जाके क्या करते हैं कि वी डिफाइन न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स, और उसमें एक हम नाम दे रहे हैं x डेल्टा और एक नाम दे रहे हैं u डेल्टा. x डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन x जो एक्चुअल स्टेट है minus the steady state condition XSS. और similarly, चूंकि XSS is non-zero, तो there will be a controlled USS.
तो जो U एक्चुअल कंट्रोल है माइनस द स्टेडी स्टेट कंट्रोल जो होना चाहिए, दैट विल बी U डेल्टा। और अब हम जाके फॉलो करते हैं उसी तरह पुराने अप्रोच को, कि अब जाके हम एक इंटीग्रेटर इन्वॉल्व करते हैं। रिमेंबर, इंटीग्रेटर क्यों इन्वॉल्व करते हैं? अगर आप लैप्लास डोमेन में एक लिनियर सिस्टम को कंसीडर करें और ट्रैकिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करें फॉर स्टेप इनपुट या कांस्टेंट डिस्टर्बेंस या कांस्टेंट इनपुट, तो अगर आपको याद हो तो हम उस प्रॉब्लम में जब हम अगर मिसाल तो रूट लोकस टेक्निक से एक सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे कि हम एक इंटीग्रेटर ऐड करते थे। इंटीग्रेटर का मतलब ये है कि वी हैव टू गो एंड ऐड ए पोल एट द ओरिजिन। उसका फ़र्क ये पड़ता था कि सिस्टम अगर टाइप 0 है तो उसको टाइप 1 बना देते थे, क्योंकि एक पोल आपने ऐड कर दिया। सिस्टम अगर टाइप 1 है तो उसमें एक और ऐड करते थे, टाइप 2 बन जाता था। टाइप बढ़ाने से क्या होता है कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर दैट लिनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बिकम 0। अप्रोच यही है, हम इंटीग्रल एक्शन उसी अप्रोच के थ्रू यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। और अब हम जाके एक इंटीग्रेटर ऐड करेंगे, और इंटीग्रेटर की खूबसूरती ये है कि इंटीग्रेटर हैज़ टू बी, उसका जो इंटीग्रेटर होगा उसका जो आउटपुट है इट हैज़ टू बी द एरर। तो अब यहाँ पे हम सिग्मा डॉट एक इंटीग्रेटर के तौर पर ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द सिस्टम बाय वन स्टेट, उसका नाम है सिग्मा। और सिग्मा डॉट की जो इक्वेशन है वो ई के बराबर है। तो अब हमारा जो सिस्टम है दैट इज एक्स डॉट इक्वल टू एफ एक्स यू डब्ल्यू, y इक्वल टू एच एक्स डब्ल्यू। लेकिन चूंकि मैंने एक नई स्टेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है, उसका नाम है सिग्मा डॉट इक्वल टू ई। E is actually y minus r and y is given by h x w। तो हमारे पास जो नया सिस्टम है ऑगमेंटेड सिस्टम कहलाएगा। उसके अंदर अब स्टेट्स हैं x डॉट इक्वल टू एफ एक्स यू डब्ल्यू एंड सिग्मा डॉट इक्वल टू e, वेयर e is actually h x w minus r। अब हमारा गोल ये है कि मुझे x और सिग्मा को जीरो करना है। तो अब मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा एक स्टेट से एक बाय वन स्टेट बढ़ गया है, ठीक है। ओके, ये एक पिक्चर है, ये पिक्टोरियल व्यू पे मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ टू टेल यू कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। इसके लिए सादा तरीका ये है, अगर मैं इस सिस्टम की जाके लिनियराइजेशन कर दूं तो बेसिकली वी विल बी फॉलोइंग द लेक्चर 15 जो हमने उधर कवर किया था, इंटीग्रल कंट्रोल वाया लिनियराइजेशन। हमने क्या किया कि हमने सिग्मा और ई और ये सारे के सारे जो है ना ये बेसिकली इन्वॉल्व कर लिए यू के अंदर, माइनस k1 ऑफ एक्स, अगर एक्स एक है, दो है, तीन है, x1 x2 x3, तो k1 x1 k2 x3 k2 x2 k2 k3 x3 माइनस k2 सिग्मा माइनस k3 ई, और फिर अब जाके इस u को हम अप्लाई करेंगे तो x u एंड w, u की जगह सारी की सारी चीज़ आ जाएगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट मालूम करेंगे, वहाँ से आपको u बार मिलेगा, और ये चूंकि एक यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा एट एक्स एस एस, सिग्मा विल बी सिग्मा एस एस, यू विल बी यू एस एस। और इसको जाके आप लिनियराइजेशन करेंगे, वहाँ से आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा, फिर आपको बी मिलेगा, फिर आप जाके ये k1 k2 और k3 चूज़ करते हैं, और आपको ये एग्जैक्टली वो वाली कहानी है जो वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई है लिनियर सिस्टम्स के लेक्चर में। आप जाके रैंक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वहाँ पे एक थ्योरम हमने डिस्कस किया था, और थ्योरम ये कहता है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए और बी, ये बेसिकली ऑगमेंटेड सिस्टम का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर अब आपके पास सी और सॉरी एक्स और सिग्मा आ गया हुआ है। ऑगमेंटेड सिस्टम में चूंकि एक स्टेट बढ़ गई है तो अकॉर्डिंगली आपका जो सिस्टम का मैट्रिक्स है वो बढ़ गया है, ए से ज़्यादा हो गया, और बी में भी एक एडिशनल चीज़ आ गई है। तो आपका ए बी कंट्रोलेबल पेयर होगा तब जब ए बी खुद कंट्रोलेबल होगा। और इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन वहाँ पे डिस्कस की थी हमने कि रैंक ऑफ ए बी सी जीरो जो मैट्रिक्स बनता है वो n प्लस पी होना चाहिए। अगर n करस्पॉन्ड्स टू एक्चुअल सिस्टम, p बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू जो साइज ऑफ आप डाल रहे हैं इसके अंदर ऑगमेंटेड सिस्टम की, तो ये बेसिकली रैंक शुड बी n प्लस पी। अगर ये हो जाता है तो यू कैन कंट्रोल दैट सिस्टम, और अकॉर्डिंगली आप जाके k मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं जिसके अंदर k1 भी होगा, k2 भी होगा, k3 होगा। रिमेंबर k1 k2 k3 कहाँ से आ रहे हैं? k1 इज द सेट ऑफ
गेन्स फॉर एक्स, ठीक है, ये पोल प्लेसमेंट वाले गेन्स हैं। ये सिग्मा का गेन जो है वो आपका जो इंटीग्रेटर है उसका गेन लगा रहे हैं, और ये K3 एसोसिएटेड है आपके एरर से। तो ये अगर आप जाके K डिज़ाइन करें इंडिपेंडेंट ऑफ सम अदर पैरामीटर्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सिस्टम को स्टेबलाइज कर देता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल जाके देखें तो पेंडुलम सिस्टम को अगर आपने रेगुलेट करना है उसके बेसिकली एंगल को टू डेल्टा इन प्रेजेंस ऑफ सम डिस्टर्बेंस, तो हम सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। हम जाके चॉइस ऑफ वेरिएबल बनाते हैं x1 इक्वल टू थीटा माइनस डेल्टा, x2 इक्वल टू थीटा डॉट, ये टिपिकल हम करते हैं u इक्वल टू t। लेकिन अगेन उस तरीकों को फॉलो करते हैं, हम XSS मालूम करते हैं, USS मालूम करते हैं, एक इंटीग्रेटर ऐड करते हैं, और ये मेरा ऑगमेंटेड सिस्टम बना। लिनियराइजेशन की बेस के ऊपर हमने गेन्स चूज़ किए, और फिर जाके चूज़ किया कि K1 K2 K3 क्या उनका नंबर होना चाहिए, और कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस कि हमने किस चीज़ को ओवरकम करना है। फॉर एग्जांपल क्या वेरिएशन आ रही है A के अंदर, B के अंदर, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इनटू दीज पैरामीटर्स, एंड सिंस वी हैव टू रेगुलेट और ब्रिंग थीटा टू अ सर्टेन वैल्यू, आप अकॉर्डिंगली ये चूज करते हैं K1 K2 K3, और फिर आप जाके उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दी हुई है, और आई एम अज्यूमिंग कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक क्लास से वो सोल्यूशन दे दी है, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द होमवर्क, जिसको आपने फॉलो करना है एंड यू शुड बी। आज का जो हमारा गोल है वो लिनियराइजेशन बेस्ड नहीं है। ये सारी बात जो हमने की है स्लाइड नंबर 5 में, 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 9वीं स्लाइड तक, 5 से लेकर 9वीं स्लाइड तक जो बात की है, ये एक नॉन लीनियर सिस्टम को लिनियर बना के हम ये कर रहे हैं। वेयर एज आज का गोल है कि हम स्लाइडिंग मोड कंट्रोल, जो कि एक नॉन लीनियर कंट्रोल टूल है, इस्तेमाल करें और यही वाला काम अचीव कर सकें। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मेरे पास सिस्टम नॉर्मल फॉर्म में है और गोल है कि मेरी आउटपुट जाए रेफरेंस को ट्रैक करे, और इवेंचुअली मेरे पास जो स्टेट्स हैं C1 टू C रो -1 तक जितनी भी हैं, वो तमाम की तमाम स्टेट, या C रो तक, C1 से लेकर C रो, तो उसका C1 से लेकर रिलेटिव डिग्री तक जितनी भी मेरे पास स्टेट्स हैं, ऊपर वाला सिस्टम नॉर्मल फॉर्म में चूंकि सिस्टम है तो इंटरनल डायनामिक्स है, दे आर नॉट कंट्रोलेबल, हम उनको कंट्रोल करना भी नहीं चाह रहे। हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं C1 से लेकर C रो तक। तो हमें ये देखना है कि CSS विल बी 0 इनमें, चूंकि y इज इक्वल टू C1, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हैं पहली स्टेट को, ठीक है। ये y इक्वल टू C1 का मतलब है कि बेसिकली अगर आप चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स को देखेंगे तो जो आखिरी आउटपुट है वो C1 होगी, और C1 हैज टू बी इक्वल टू R। तो C1 जो यहाँ पे आ रहा है इट हैज टू बी इक्वल टू R, बाकी सारे 0 हो जाने चाहिए। मास वाइज C1 हैज टू बी इक्वल टू R, बाकी सारे 0 करने। हमारा गोल है कि हमें ऐसा कंट्रोल डिजाइन करना है कि C1 R के बराबर हो जाए, दैट मीन्स Y R के बराबर हो जाए, बाकी सब के सब 0 हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज W's, जो कि एक डिस्टर्बेंसेस हैं, पैरामीट्रिक वेरिएशंस है। अगेन व्हाट वी डू, इसको 0 किया और इस पूरी इक्वेशन को 0 किया, तो स्टेडी स्टेट कंडीशंस आ जाएंगी हमारे पास। तो जहाँ पे भी जो जो वेरिएबल नजर आ रहा है इसका SS आ जाएगा, इसका SS आ जाएगा, W तो वैसे ही आपके पास वही रहेगा। और हमने क्या किया कि हमने इनको जाके स्टेडी स्टेट कंडीशन मालूम की। ये मेरा E0 डॉट जो है ये मेरा हमारा इंटीग्रेटर है। अगेन हमने जाके एक नया वेरिएबल चूज किया, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि चूंकि मुझे एटा को भी मैनेज करना है, तो मैं एटा का भी एसएस मालूम कर रहा हूं, तो मैं इसका नाम दे देता हूं Z इज एटा माइनस एटा एसएस। दोगे मेरा इन्फ्लुएंस कोई नहीं है इसके ऊपर, लेकिन लेट्स डिफाइन ए वेरिएबल Z, क्योंकि मुझे आगे ऑगमेंटेड सिस्टम बनाना है। तो Z इज एटा माइनस एटा एसएस, इंटरनल पार्ट है, नो कंट्रोल देयर एनीवे। एक दूसरा पार्ट है हमारा जो इसका और R का डिफरेंस है, दैट इज E। तो E इज इक्वल टू E1 टू E रो। E0 डॉट मैंने सिस्टमेटिकली इसके साथ इस तरह लगाया है कि वो थोड़ा एक सेंस बने। ये वहां पर सिग्मा डॉट था हमारे पास,
तो यहाँ पे मैंने ई नॉट डॉट कर दिया है क्योंकि फिर मैं इसको यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। ओके, E1 इज C1 माइनस R। जब E1 0 हो जाएगा तो C1 विल बी इक्वल टू R। C1 इज व्हाट? C1 इज Y। तो आउटपुट विल बी इक्वल टू R और बाकी 0 हो जाने चाहिए। तो मेरा जो सिस्टम अभी नया फॉर्म में आया है इन तमाम डेफिनेशंस के बाद, इस डेफिनेशन के बाद, वो सिस्टम कुछ ये बना है। Z डॉट इक्वल टू F नॉट एटा C एंड W। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ F नॉट टिल्डा, इसके अंदर Z डाल दिया है और E डाल दिया क्योंकि एटा इज ए फंक्शन ऑफ Z। फिर E और W, E और W यहाँ पे आ रहे हैं। R बेसिकली C इज नाउ ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इट इज फंक्शन ऑफ R एंड W, R एंड E। तो ये यहाँ पे मेरे पास नई वेरिएशन यहाँ पे आ गई। E नॉट डॉट इज E1। E1 क्या चीज है? E1 इज एक्चुअली इक्वल टू C1 माइनस R। तो E नॉट डॉट इज इक्वल टू E1। तो एक इंटीग्रेटर ऐड हो गया, तो ये मेरे पास दोबारा चेन ऑफ इंटीग्रेटर बन गया। अब जो मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि मेरे पास ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, E1 E2 टू E रो। और अब जाके मैं स्लाइडिंग सरफेस बनाता हूं और स्लाइडिंग सरफेस यहाँ पे बड़ी ही सिंपल है। ये वही वाली अप्रोच है जो मैंने आखिरी लेक्चर में आपको ये बताया था कि वो सी के सी तमाम के तमाम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो तमाम के तमाम सीज आ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम प्रॉब्लम E1 E2 E3 की फॉर्म में लेकर आ गए, तो यहाँ पे आप देखें कि स्लाइडिंग सरफेस विल बी इक्वल टू के नॉट सम कांस्टेंट इनटू ई नॉट प्लस K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3 and so on until you reach E row. So this is a very nice and straightforward choice of surface. Once you have this surface chosen, तो K0, K1, K2, K3, K3 आप चूज कर सकते हैं बस by making sure कि आपका जो सिस्टम है उसका जो पोलिनोमियल है लैम्डा रो प्लस KP माइनस 1, ये बेसिकली हर्विट्स हो। तो आपने जाके चेक करना है कि ये हर्विट्स हो, और उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है, वो भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो उसमें नजर आ जाएगा। तो आपकी सरफेस की चॉइस बड़ी सिंपल है, और उसके बाद आप जाके अगेन वही फॉलो करते हैं, एस डॉट लेते हैं, वहाँ से आपको ये डेल्टा मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी, अकॉर्डिंगली आप रो चूज़ करते हैं, फिर कापा नॉट चूज़ करते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जो इसको सफिशेंटली लार्जर बनाती हैं। दैट विल एक्चुअली गिव यू बेटा। बेटा बेसिकली आपके पास एक गेन आएगा, और बेटा को आपने सफिशेंटली लार्जर इनफ बनाना है इन तमाम चीज़ों के, सो दैट, और उसके साथ आपने एक बेटा नॉट ऐड करना होता है। ऑल दिस इज़ टू मेक श्योर कि ये जो मेरा बेटा यहाँ बन रहा है that is sufficiently large enough to stabilize the system. Once we have that, तो फिर SS डॉट जाके चेक करते हैं। SS डॉट चेक करने से पता ये चलता है कि ये हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू रहती है, क्योंकि तमाम की तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं जो, और फिर जाके आप इसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं, और सिस्टमेटिकली एनालाइज करने से आप ये देखेंगे कि यू कैन शो एंड प्रूव कि विद this particular surface you come at a system which will have this kind of result, और आप ये देखेंगे कि ये सिस्टम जो है with this surface can be stabilized, not only stabilized but error will go to 0। और ये कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जो अगेन वही वाला एक ओमेगा सेट आएगा, फिर ओमेगा म्यू। यहाँ पे म्यू इज इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। जो हमने पहले एप्सिलॉन की बात की थी, यूजुअली मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ लेक्चर्स के अंदर, मैं म्यू भी यूज़ करता हूँ, कभी कभी एप्सिलॉन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे म्यू यूज़ किया हुआ है। म्यू इज़ द साइज ऑफ द बाउंड्री लेयर, और ये पहला सेट है जिसके अंदर ट्रेजेक्ट्रीज स्टार्ट होती हैं, और ये फिर हमारा बाउंड्री लेयर का सेट है जिसके अंदर ट्रेजेक्ट्रीज। तो हम ये शो करने के काबिल हो जाते हैं यूजिंग दिस एनालिसिस दैट ऑल ट्रेजेक्ट्रीज व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द region of attraction enter in boundary layer in finite time and they stay there, और inside the boundary layer there is a unique equilibrium point जिसके अंदर आपके पास ये USS की वैल्यू है, ये S bar की वैल्यू है, और it ensures that in presence of all that unwanted perturbations in parameters,
या when you're tracking some unknown reference which is constant, your z is 0, your e is 0 and e naught is e naught bar. तो अगर e 0 है, that means my output has successfully tracked the reference. और यही इसकी सारी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है कि अगर हम सिस्टमेटिकली सिस्टम के ये स्टेप्स फॉलो करें और ये सरफेस डिज़ाइन करें और ये बेटा चूज करें और इस सरफेस पे स्विचिंग करें, तो देन यू विल सी इवन इन योर सिमुलेशंस यू कैन क्लियरली सी कि आपका सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ एनी uncertainties W, your system output would be able to track a reference, a constant reference, no matter what. और अभी जो आपको मैं होमवर्क असाइन करूंगा वो भी इसी के ऊपर फोकस करेगा कि जो आपका पहला होमवर्क है जो अभी आप कर रहे हैं, उसमें आखिर में मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या मैं इस सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता हूँ जब आपके थीटा 1 थीटा 2 विद इन अ सर्टेन बाउंड चेंज हो रहा है 0.9 टू 1.0 1.1. दो पैरामीटर्स में लिखे होते हैं A1 और A2, जो A1 और A और B जो चेंज हो रहे थे बिटवीन 0.9 टू 1.1, और उसको अभी आप अटेम्प्ट करेंगे आज. और एक और होमवर्क जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि क्या आप उसी पेंडुलम इक्वेशन को यूजिंग दिस अप्रोच जो आज हमने डिस्कस की है, are you able to track a constant reference while there are disturbances in the system or perturbations in the system? तो ये हमारा गोल होगा. और आज का लेक्चर यही था जो मैंने आज आपको बताना था. आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर सकते हैं.